सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज कितनी तारीख हो चुकी है, 3 नवंबर 2024। तो इसमें हम एसएससी जीडी का पिछले तरीके से वीकली मॉक टेस्ट का बराबर सोल्यूशन आपको दे रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज 3 नवंबर हो चुकी है। इसमें हम 20% आपको मैथ की बताएंगे, बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। ठीक, तो वीडियो फुल जरूर वॉच करें, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक दो प्रश्न देख लेने से या वीडियो में आधा हाफ देख लेने से कुछ नहीं आपको सीखने को मिलेगा। जब आप 20 के 20% जब एसएससी के एग्जाम में नहीं बना पाएंगे, तब तक आप सर्चिंग के हकदार नहीं बन पाएंगे दोस्तों। ठीक, तो आपसे विनती यही है कि वीडियो फुल जरूर वॉच करें, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है दोस्तों। ठीक, तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको एक वेटेज रखना पड़ेगा। इसमें आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। ठीक, मैथ में 20 क्वेश्चन हम केवल इसमें मैथ में फिलहाल डिस्कस करेंगे। तो आप फुल वीकली मॉक टेस्ट जरूर दें, यानी कि 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक, और 60 मिनट का यहाँ पर टाइम, यानी ये घंटे का समय आपको दिया जाता है। तो आपको 80 प्रश्न बनाने होते हैं। 20 यहाँ पर किसके आते हैं मैथ के, 20 यहाँ पर किसके आते हैं रीजनिंग के, और 20 हिंदी के, और 20 जीएस के। तो सभी का वेटेज बराबर रहता है 20-20 प्रश्नों का। ठीक, तो यहाँ से हम आपको बताएंगे आज का वीकली मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट या हाई कैसा रहा। उसके बाद में हम अपना स्कोर भी बताएंगे कितने हमने इसमें सही किए हैं दोस्तों। ठीक, तो जब तक आप जैसे मैथ है, आप मैथ जैसे आपका कमजोर हो जाता है, तो आपको मैथ में कम से कम 17 से 18% आराम से करने चाहिए दोस्तों। ठीक, तभी आप, क्योंकि एसएससी जीडी की कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। आपने देखेंगे इस बार भी 52 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो चुके हैं दोस्तों। ठीक, तो कंपटीशन तो काफ़ी हाई रहेगा। और हिंदी की बात कर लेते हैं, अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो 19 से 20 आपका एक भी परसेंट कम नहीं होना चाहिए। होना तो 20 चाहिए, लेकिन आप 1% कहीं गलत हो जाता है तो 19 उसके लिए होना चाहिए। रीजनिंग में भी आप 19 से 20 स्कोर करेंगे, तभी आप जाकर के कहीं बढ़िया इसमें कर पाएंगे। रीजनिंग और हिंदी में आप बढ़िया स्कोर करेंगे तो आप ये मेरिट तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक बात और कहेंगे कि हमारे जो यूट्यूब चैनल टैलेंट विद मोहित का ये जो है लोगो, ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है दोस्तों। ठीक, ये लोगो रहने वाला है, इसको हम टेलीग्राम पर यानी कि सेंड कर देंगे। उसका टेलीग्राम का लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से जा करके इसको अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए और कहीं भी लगा सकते हैं इसको, व्हाट्सएप पे या कहीं अन्य कोई आप स्टडी ग्रुप चलाते हैं उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो एक बात और कहेंगे कि लोग जो है यहाँ से एक सीख यहाँ से हम और देना चाहेंगे आपको कि लोग जो है ये वीडियो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल केवल इतने ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। 17% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, और वीडियो बिल्कुल देख रहे हैं। क्या हम आपके लिए मेहनत नहीं करते हैं दोस्तों? ठीक, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? तो सभी से अनुरोध यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। ठीक, तो बढ़ लेते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम अपने वीकली मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ देते हैं। आज बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं हो, आपको 20 प्रश्न भी बताने हैं अभी। ठीक, तो जय माँ सरस्वती, और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक, ये है आपका पहला प्रश्न। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 और 6 वर्ष में 800 हो जाती है, वह धनराशि कितनी है? एक एक प्रश्न बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। अगर आप इन पूरे प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं दोस्तों। ठीक, उस पर हम ये पूरी पीडीएफ डाल देंगे, तो आप यहाँ से सॉल्व और बिना सॉल्व वाले क्वेश्चन को आसानी से देख पाएंगे। ठीक, तो ये बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, आसान तरीके से बताएंगे। तो इसमें कहा है कि 6 वर्षों में कितनी 800 हो जाती है, तो हम 6 ईयर लिख लेंगे यहाँ से। ठीक, 6 ईयर में कितनी हो जाती है, यहाँ से आप एक एक अक्षर यहाँ से नोट कर पाएंगे दोस्तों। ठीक, एक अक्षर साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक, 6 वर्षों में 800 हो जाती है। ठीक, और यहाँ से कहा है कि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में यहाँ से कितनी हो जाती है, 750 हो जाती है। ठीक, तो हम यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी इनका अंतर निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से 6 में से 5 जाएगा, 1 ईयर बचेगा, यानी 1 साल में कितना हमें ब्याज मिलेगा, यहाँ से घटा लेंगे तो 1 साल का यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आप आसानी से घटा सकते हैं। ठीक, तो हमें 5 साल का निकालेंगे। जब 1 साल का हमें पता चल चुका तो हम 5 साल का यहाँ से निकाल, 5 साल का साधारण ब्याज यहाँ से कितना आ जाएगा, 55 यानी 250 आ जाएगा। ठीक, 5 साल का कितना आ जाएगा, 250। तो हमें वह धनराशि कितनी है ये हमें यानी कि मूलधन निकालना है। तो मूलधन किस तरह से निकालेंगे, ये जो 750 दिया हुआ है, बहुत आसान प्रश्न है ये 750, और इसमें से हम जो हमने निकाला था हमारे ये बैच कितना था 250, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, मूलधन हमारा आ जाएगा 0 0, यहाँ से कितना 7 में से 2 जाएंगे 5, तो 500 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। 500 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा भी समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक, तो छोटा सा सवाल था, एक ही बार में आपको समझ में
आगे होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या क्या है? तो हमें संख्या नहीं पता, हम संख्या पी मान लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो पी के 2/5, तो 2/5 लिख लेंगे, ठीक। 2/5 का मतलब क्या होता है? गुणा, तो गुणा लगाएंगे। और 40%, तो 40% लगा हुआ तो बटे 100 आएंगे। ये किसके बराबर में दिया हुआ है? 24 के बराबर में दिया हो, तो 24 आसानी से यहाँ पर 24। अब आपको क्या करना है? 0 से 0 काट लेना है, ठीक। अब आप काटेंगे 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा, ठीक, 5 बार। 4 से ये कितनी बार कट जाएगा? बराबर की चीज कट जाती है, 6 बार, 4 6 24, तो 25 25 छिक्के कितने होते हैं? 150। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 150 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न था और बढ़िया तरीके से हमने बता भी दिया है, ठीक। तो उम्मीद यही करेंगे कि आपको समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, ये 10 अंकीय संख्या दी है, ठीक, 88 से विभाज्य है, तो 7x-2y का मान क्या होगा? दोस्तों हमने आपसे कई बार कहा कि 88 का हुआ, 72 का हुआ, 99 का हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी के एग्जाम में, बार बार किसी न किसी शिफ्ट में बनते रहते हैं। तो 88 का डिजिटल रूल क्या होता है? यह संख्या 11 से कटेगी या संख्या 8 से करनी चाहिए? तो 8 का डिजिटल रूल क्या होता है? अंतिम के 3 अंक, यानी कि 6 दिया हुआ अंतिम, और x दिया हुआ, और 2 दिया हुआ है। तो ये जो है किससे करने चाहिए? 8 से करने चाहिए। तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? ये संख्या 8 से कट जाए, तो x बराबर 0 रखे, देखेंगे नहीं कटेगी, ठीक। आप देख सकते हैं क्योंकि हम वीडियो लंबा हो जाने की वजह से नहीं रखते हैं, ठीक। और 0 के बाद हम 1 रखे, 0 पहले रखेंगे, फिर 1 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, फिर हम 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आसानी से आ जाएगी। आप रख के देख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 रखेंगे तो ये पूरी पूरी तरह 8 से कट जाएगा, तो हमें पता चल गया एक्स की वैल्यू में 3 निकालनी। फिर हमें 11 का डिजिटल रूल लगाना है। तो 11 का डिजिटल रूल क्या होता है? या तो अंतर 11 या 0 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो एकांतर अंकों को छोड़ के चलते हुए, ठीक, एकांतर अंकों को छोड़ के चलते हुए ये 11 का ड्यूअलिटी रूल लगाया जाता है। तो हमने एकांतर अंकों का योग कर लिया। फिर हमें नीचे जो अंक बच जाते थे, 7 बचा हुआ, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 22 बचा, यहाँ पर 6 बचा हुआ है, ठीक। तो हम यहाँ पर सबको इनका अंतर कर लेंगे, तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे, यानी 6 और 1 और 7 और 7, फिर यहाँ पर x जोड़ेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 24, ठीक। तो 24 लिख लेंगे यहाँ से, जितना आएगा फिर अंतर करेंगे, क्योंकि तभी हम तो 11 का रूल लगाए। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से ऊपर वाले कितना आ जाएंगे? 17, यानी कि नीचे वाले कितने? 17 प्लस का 22। तो हम 22 की वैल्यू क्या रखेंगे? ये आपस में बिल्कुल कट जाए, 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो हम 22 बराबर यहाँ पर 7 रखेंगे, ठीक। तो 17 और 7 कितने? 24। तो 24 में से जब 24 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि ये संख्या जो है पूरी पूरी कट जाएगी। तो हमें पता चल चुका है कि बाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 7 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से रख देंगे इसमें। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, तो 7 3 कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे, तो 21 ले लेंगे। माइनस लगा हुआ तो माइनस, बाई की वैल्यू 2 रख, यानी 7 दी है, तो यहाँ पर 7 रखेंगे, तो 7 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में कितने? 14, तो 14 यहाँ से ले लेंगे। तो 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो 7 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया प्रश्न था, आसान तरीके से बता दिया, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर है चौथा है, 3 तक हमने बना लिए थे दोस्तों, ठीक। आप देख सकते हैं ये तीसरा प्रश्न है। सब प्रश्न पर नंबर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:11, यदि उनका महत्तम समवर्तक यानी HCF 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो सवाल कितना बढ़िया है, यानी अनुपात दिया हुआ तो आप x लगा लेंगे, ठीक। 7x और 11x आसानी से लिख लेंगे यहाँ पर। अब HCF दिया हुआ है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मास है इनका दिया हुआ, तो हमारे हिसाब से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि x ही मान के चलेंगे, यानी एक ही इसमें कॉमन माना जाता है। तो x की वैल्यू कितनी दी है? 28 दी है। तो इनका योग पूछा हुआ है, तो आप या तो सबसे पहले डायरेक्ट इनको जोड़ लें और उसमें 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा। और आप ये नहीं करना चाहते हैं, सबसे पहले मान ही निकालना चाहते हैं, तो x का सबसे पहले साथ में यहाँ पर रखेंगे, 28 का साथ में मल्टीप्लाई यहाँ से कराएंगे, इसमें रखेंगे पहले, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो 28 का 7 में कराएंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा, तो 196 लिख लेंगे, ठीक। फिर 28 का 11 में कराएंगे, तो 28 का जब 11 में यहाँ से कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 308 आ जाएगा, ठीक। 300, तो इन्हीं का योग पूछा हुआ, तो इनका योग कर लेंगे आसानी से। 14 की 4 हासिल 1, 9 10 का 0 हासिल 1, 3 4 1 5, तो 504 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद नहीं, आप अगर ये तरीका नहीं करते हैं तो आप यहाँ से जोड़ लेंगे, ठीक। 11 में 7 को जोड़ें, 18, 18 में आप 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक। नहीं तो आप पहले इसमें इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, जो आएगा वो जोड़ लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न है 5, 4 दिया हुआ है 15 और 24 के तृतीय अनुपात की गणना कीजिए। तो तृतीय अनुपात की आपको इसमें गणना करनी है, तो देख लेते हैं। बढ़िया प्रश्न है, अनुपात और समानुपात से है।
तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक। हम इसको आसान तरीके से बताएंगे बिना फॉर्मूला से। तो अनुपात दिया हुआ तो अनुपात लिख लेंगे, ठीक। अनुपात यहाँ पर कितना लगेगा, समानुपात, ठीक। और जिसका पूछा हुआ है उसको हम x मान लेंगे, ठीक। और यहाँ से कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक। अब जानते हैं अनुपात को बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 4/15 इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना, यानी कि बराबर लगा देंगे, अनुपात या बराबर उसका एक ही वैल्यू होता है, तो x बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। x/24। अब आप चाहें तो ऐसे काट लें, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लें तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कैंची की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 4/15, 4/15 इंटू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसको आप काट लेंगे, किससे, 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3×5 = 15 हो जाएंगे, 3×8 कितने हो जाएंगे, 24। तो ऊपर कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ और 8 बचा हुआ है, तो 8 से कितना हो जाएंगे, 32, 8 से 32 और बटे कितना हो जाएगा, 5। तो 32/5 जो है जिस ऑप्शन में दिया हुआ भाई आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक। किसी ना किसी ऑप्शन डी में दिया होगा दोस्तों, ठीक। तो आप मॉक टेस्ट देंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 6 है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकी दोस्तों, ठीक। ये बढ़िया प्रश्न है, ये इस एचएससी में पूछा ही जाता रहता है। तो इसमें बिना रुके और रुक रुक के चाल में आपको अंतर सबसे पहले निकालना है दोस्तों, ठीक। 80 में से सबसे पहले 72 को माइनस करें तो यहाँ से कितना बचेगा, 80 यानी कि 8 बचेगा। और भाग किससे लगाएंगे, 80 से लगाएंगे, यानी कि ये बिना रुके चाल है, ये इसका अंतर है, ठीक। पहले इन दोनों में से घटा लेंगे और फिर मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, यहाँ से 60 से कराएंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से 8 से काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो 0 से 0 तो 6 मिनट जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकी, तो 6 मिनट ही रुकी, केवल फॉर्मूले पर था ये दोस्तों, ठीक। 7वां प्रश्न है, पाइप ए भरने वाला पाइप है जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले पाइप है। पाइप सी अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेले टंकी को 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटों में पूरी तरह से भर जाती है। सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न भी है दोस्तों, ठीक। और टाइम टेकिंग भी है थोड़ा, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बी अकेले टैंक के 2/3 हिस्से को 20 घंटे में खाली कर सकता है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से इसलिए बी अकेले टंकी को खाली कर सकता है, कितने, 30 घंटे में यहाँ से खाली कर सकते। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और कितना, 30 आ जाएगा। इनका आपको एलसीएम लेना है, ठीक। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ से 20 थी, 60 और 30 दोनों 60, तो इनकी एब्सेंसी आ गई यहाँ से, ठीक। अब 60 के 2/3 हम यहाँ से करेंगे तो 60 इंटू कितना करेंगे, 2/3 करेंगे, तो 2/3 तो ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बच्चों को 80, तो 80 बटे भाग किससे लगाएंगे, सी की क्षमता यहाँ से कितनी है, 5/2, तो 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक, 2 ऊपर। तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 से यहाँ पर 40 है, 20 दोनों कितने होंगे, 40, तो 40 है यहाँ पर, ठीक। तो 5 से ये कितने आएगा, 8, तो 8 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक, 16। लेकिन आप कहेंगे ये सी की क्षमता कहाँ से आपने रख दी, तो सी की क्षमता इस तरह से निकालेंगे, 6 माइनस का 2 माइनस का एक्स है, ठीक। और उसमें मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 40 से मल्टीप्लाई, और बराबर में कुल कार्य कितना है, 60। तो यहाँ से हमें यानी कि एक्स की वैल्यू जो आएगी भैया आपका, यानी सी की क्षमता होगी, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो 5/2 निकल के आ जाएगी। तो भाई हम यहाँ पर भाग लगा देंगे कुल कार्य में। ऐसा प्रश्न आपने कई बार लगाया हुआ है, तो ठीक। अब प्रश्न है 8, एक दुकानदार एक पर्स में 25% की छूट देता है। यदि वह 37% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 120 रुपए जो है, रुपए 120 कम प्राप्त होते। तो पर्स का अंकित मूल्य ज्ञात करना। यहाँ पर कितना देगा, 25, यहाँ पर कितना देगा, 37। तो 37 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक। 12 हमारे हिसाब से 12% की वैल्यू किसके बराबर दी है, रुपए में 120 के बराबर दी है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12 से कितनी बार कट जाएगा, यानी कि सीधा सीधा 10 बार का 12 दही 120 होते हैं, तो सीधा सीधा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। लेकिन हमें परसेंट की 100% की वैल्यू बतानी है, तो ठीक। तो 100% की वैल्यू केवल 100 का गुणाई तो करना, बस 1000 जो है इसका राइट आंसर है, अंकित मूल्य 1000। बढ़िया प्रश्न था, कितना आसान प्रश्न। 37 संख्याओं का औसत जो है, 9वां प्रश्न है, 49 दिया हुआ है। पहली 21 संख्याओं का औसत 43.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत जो है 55.6। यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। दशमलव के एक स्थान तक सही आपको बताना है, दशमलव में आता है तो पूर्ण बता देना है। तो हमने आपसे कई बार कहा है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले औसत का एक ही फॉर्मूला लगता है पूरे एवरेज चैप्टर में, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम 37 का
37 का 49 में कराएंगे तो हमें कुल योग पता चल जाएगा। ठीक, कुल योग पता चल जाएगा तो ऐसे बराबर है। फिर हमें 21 का किस में कराना है, 21 इंटू 43.8 में कराना है तो 43.8 ले लेंगे। ठीक, फिर आपको 17 का किस में कराना है, 55 पॉइंट यहाँ से दिया हुआ 55.6 में कराना है। ठीक, तो इनका योग हमें सबका पता चल जाएगा। तो ऊपर कराएंगे कितना आ जाएगा, 18 13 आ जाएगा। ठीक, आप योग करके देख सकते हैं। और नीचे 21 का 43.8 में कराएंगे तो ऐसे कितना आ जाएगा, 919 पॉइंट में आएगा। ठीक, 919.8 आ जाएगा। ठीक, ये फिर 17 का 55.6 में कराएंगे तो ऐसे कितना आ जाएगा, 945 आ जाएगा। तो 945 पॉइंट में ये 945.2 आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, 38 संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा, तो कुल योग यहाँ से निकाल लेंगे 919.8। ठीक, और प्लस लगाएंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 945। ठीक, 900 इन यानी कि इन दोनों को जोड़ लेंगे। 900 कितना दिया हुआ, 919 दिया हुआ है और 900 कितना दिया हुआ है, 45.2। तो 945.2 इन दोनों को जोड़ लेंगे और जो आएगा उसमें से इसको घटा देंगे। बस कुछ नहीं करना है, यही तो करना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 1865 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे 1865, उसमें से माइनस कर देंगे 1813 को उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को हमने जोड़ा था, इन दोनों को जोड़ा था। ठीक, प्लस लगा देंगे और जो आया था उसमें से इसको घटाया था, तभी तो वो संख्या निकल के आएगी। तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं 52 आया, लेकिन अभी ये 52 आंसर तो नहीं हुआ क्योंकि उसमें औसत पूछा हुआ है। तो पहले संख्याएं थी कितनी, 37, उसमें से एक कम और होगी तो अब संख्याएं बची हैं 26। तो जो हमारा यहाँ से कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें 21वीं संख्या छोड़कर, तो जो हमें 52 आया है हमें इसमें से माइनस और करना है। तो किसमें से माइनस करना है, 52 यानी 13, जो 18 13 दिया हुआ था इसमें से हमें 52 को माइनस करना है, क्योंकि वो संख्या को छोड़ना भी हमें। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1761 आ जाएगा। ठीक, 1761। लेकिन ये 1761 आया है, इसमें हमें 36 से डिवाइड करें क्योंकि वो संख्या घट गई, पहले 37 से ही एक घट गई तो 26 यानी कि कितनी है, 36 है। ठीक, तो 36 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48.9 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 48 यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 48.9। अब प्रश्न नंबर है 10वां। तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ यानी अनुपात दिया हुआ। ठीक, 4:9 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक, 4/9 इसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/3 के अनुपात में दिया हुआ है। फिर कितना दिया हुआ है, 3/4 के अनुपात में। तो आप क्या यानी कि बटे को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, आप आसानी से जानते हैं, इनका एलसीएम ले जाते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आएगा। तो 36 की आप चाहो तो समय मल्टीप्लाई कर दोगे तो आसान बन जाएगा सवाल। ठीक, 36 की समय मल्टीप्लाई कर दो, 80 का 9 चौक 36, तो कितना 4 चौक 16 आ जाएगा। ठीक, 4 चौक 16 आ गया। अब यहाँ से काटेंगे, 12 3 36। ठीक, 12 तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। ठीक, 12 दूनी 24। अब यहाँ से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 3 27 आ जाएगा। अब जो सवाल में कहा है वो देख लेंगे, यानी 27 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 27 27। अब कवा सवाल में सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कितनी है, 27। और सबसे छोटी इसमें कितनी है, 16 के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, हमारे हिसाब से इसमें घटाएंगे 27 में से 16 को, तो 11 दिया, लेकिन सवाल में बता रहे हैं कि 33 है। तो एक पार्टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लेकिन पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या यानी 27 की वैल्यू पूछी है। तो 27 इंटू 3 की 27 3 कितनी होती है, आपको रटी है 81 होती है। तो इसका 81 राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर है 11। 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक अकेली महिला को काम पूरा करने में 150 दिन लगते हैं। एक अकेला पुरुष कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। तो आपने इस तरीके का सवाल कई बार किया हुआ। तो कितना दिया हुआ है, 20 वुमेन दिया हुआ तो 20 डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक, प्लस का 15 कितना दिया हुआ है, 15 मैन दिया हुआ नहीं, पर्सन दिया हुआ तो हम पी लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, पी से डिनोट करें। ये कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में यहाँ से कर सकते हैं। और बराबर यहाँ से लगाएंगे। और एक जो है वुमेन कितने दिन में ये कर सकती है, 150 दिन में, यानी 150 दिनों में कर सकती है, 150। अब बराबर की चीज, ये जो हमने बराबर लगा हुआ है यहाँ से ही बराबर में लिखा हुआ, 6 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 25वां कट जाएगा। अब यहाँ से हमें डब्ल्यू और पी की क्षमता यहाँ से निकालेंगे। तो कितना दिया हुआ है, 20 यहाँ से डब्ल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे 20 डब्ल्यू यानी वुमेन दिया हुआ है। ठीक, 20 डब्ल्यू प्लस का 15 पी यानी 15 पर्सन यानी पुरुष बराबर कितने, 25। यहाँ से एक ही दिया हुआ है तो 25 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 डब्ल्यू तो आएगा। तो 25 डब्ल्यू यहाँ से 20 डब्ल्यू यहाँ से दिया हुआ, 25 डब्ल्यू यहाँ से दिया हुआ, तो यहाँ से कितना बचेगा, यानी कि 15 पी देख लेते हैं। 15 पी बराबर यहाँ से माइनस कर लेंगे, इसमें से कितना बचेगा, 5 बचेगा केवल दोस्तों। ठीक, यानी 5 डब्ल्यू बचेगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 15, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। तो पी बटे डब्ल्यू की यहाँ से क्षमता आ जाएगी। ठीक, पी बटे डब्ल्यू की कितनी निकल के आ जाएगी, 1/3, पी की 1 यानी डब्ल्यू की 3, तो ये इसकी क्षमता आ गई।
अब आपको क्षमता के बाद क्या करना है, कुल कार निकालना है। तो कुल कार कैसे निकालेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे। यहाँ से 25 में डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो 25 3 कितने होते हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हमने कार लिया था तब 25 आया था, तो लेकिन हमें रखना किसमें 150 में रखना है। तो 150 में जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल कार नहीं पता चलेगा, पता नहीं 450 जो है कुल कार है। लेकिन हमें कराना किसी एक पुरुष से कराना है, तो पुरुष की एक ही कितनी है, एक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 450 ही आंसर आएगा। जो किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में, यानी 450 दिनों में वो पूरा कर पाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। 12 प्रश्न है। एक यात्रा की कुल दूरी दी है 800 किलोमीटर है। यदि एक कार की पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, अगले 480 किलोमीटर की दूरी क्या होनी चाहिए ताकि औसत 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो इसमें बढ़िया प्रश्न है, औसत से पूछा गया है, देख लेते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है, यानी पदों का आयु बटे पदों की संख्या। तो इसमें कुल टोटल टाइम हमें निकालना है, यानी 320 को जब 64 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 320 को, तो यहाँ से कितना समय निकल के आएगा, 320 को हमें 64 से डिवाइड कर देना है, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, काटेंगे 16 से, ठीक। 16 दूनी कितने होते हैं 32, तो यहाँ से 20 आएगा। 16 से कुछ 64, 4 से करेंगे, यानी 5 घंटे तो यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक, 5 घंटे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 480 दिया हुआ है, जो शॉर्ट तरीका है वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बहुत बचाना पड़ता है। एक एक सवाल के पीछे लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछने आएगा आपने किस तरीके से सवाल का आंसर निकाला है, वो केवल आंसर निकाला, चाहे तुक्का मारो चाहे कुछ भी मारो। तो यहाँ से क्या है 5, तो 5 से इसको डिवाइड, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 ने 45, ठीक। 5 ने 15, 5 6 30, तो 96 इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, 96 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो अब ये ना कहें ये भेड़ाबाड़ी कर दी, हमने आपको जो तरीका था वो भी बता दिया है दोस्तों, ठीक। हम ऐसा नहीं करते हैं कि किसी को गुमराह करें, हम जो तरीका होता है वही बताते हैं दोस्तों, ठीक। क्योंकि किसी का भविष्य खराब हो जाए मुझसे, मैं ये नहीं चाहता हूँ दोस्तों, ठीक। 13वां प्रश्न है। एक यानी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये 5044 दिया हुआ है। तो वह धनराशि कितनी है ये पूछा हुआ है। तो आपको क्या है, सवाल में पहले ही डिनोट कर दिया कि अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, नहीं दर आधी हो जाती है उस समय दोगुना होता है। तो आधी का मतलब यहाँ से 5% हो जाएगा, दोगुना का मतलब यहाँ से 3 वर्ष हो जाएगा। इतना जिसने कर लिया वो सवाल को कर जाएगा। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अब आपको लगा देनी है, 1/20 होती है, तो 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और 3 बार करना है क्योंकि समय 3 गुना यानी 3 वर्ष है। तो 20 से 21, 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक। 20 से 21। अब आपको क्या करना है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करते चले, इनकी मल्टीप्लाई फिर इनकी मल्टीप्लाई। तो इनकी मल्टीप्लाई कितने 2 दिन 4 में 8000 यहाँ से आ जाएगा, ठीक, 8000। और यहाँ से कितना आ जाएगा 9261 आ जाएगा, ठीक, 9261। लेकिन हमें वैल्यू किसकी दी है, हमने आपसे कई बार, ये क्या होता है हमारा मूलधन होता है, ठीक। और ये वाला हमारा क्या होता है मिश्र धन होता है, ठीक, मिश्र धन। और जो अंतर इनका होता है भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें 9261 में से यानी 9261 में से 8000 को माइनस करना है। तो इसमें से माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 1261 बचेगा, ठीक। तो 1261 की वैल्यू हमें दी है, 1261 की वैल्यू हमें किसके बराबर दी है, 1261 की वैल्यू हमें दे रखी है 5044 के बराबर दे रखी है, ठीक, 5044 बराबर। लेकिन हमसे मूलधन पूछा यानी वो 8000 की वैल्यू पूछना चाहते हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 50, यहाँ से लिखेंगे 5044, ठीक, 5044 और बटे कितना करेंगे 1261। ये सवाल को कैलकुलेटिव है दोस्तों, ठीक। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, यानी कि 8000 की वैल्यू बताएं, तो 8000 लिख लेंगे। इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा आप देखेंगे 4 बार कट जाएगा, क्योंकि ये 4 एकन 4, तो ये पूरा पूरा इससे 4 बार कट रहा है दोस्तों, ठीक। क्योंकि इकाई अंक से आप देख सकते हैं। तो 8 का 4 में मल्टीप्लाई कर दें तो 8 से कितने होते हैं 32, तो 32,000 जो है इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये में 33,000 दिया हुआ तो यही नहीं हुआ, इसी के अप्रोक्स में दिया हुआ, BSc किसी ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न है जो है अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 में बेचा जाता है। विक्रेता को कुल वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ और दूसरी पर 28 की हानि होती है, तो समग्र रूप से लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, दशमलव के एक स्थान पर बताना है। तो दशमलव के एक स्थान पर बताना है तो बता देते हैं, अभी रुको। तो सवाल आपने क्या समझा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कितना 4750 में खरीदा, यानी कि फर्स्ट वस्तु को भी इतने में खरीदा और सेकंड वस्तु को भी इतने में। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी कि कुल विक्रय मूल्य, सवाल में दो वस्तु में प्रत्येक को बेचा है, यहाँ पर दोस्तों ठीक बेचा लिखा हमने, यानी क्रय मूल्य तो बेचा है, तो पहले को इतने बेचा हुआ तो दूसरे को भी इतने में, तो दोनों को जो लें 4752 और 4752 कितने हो जाएंगे, दो बार हमें जुड़ना पड़ेगा, तो ये 9504 हो जाएंगे। यानी कुल हमारा जो विक्रय मूल्य है जो हमारा यहाँ से निकला, यानी सेलिंग प्राइस जो है कुल निकाल लिया हमने, ठीक। क्योंकि एक में जब हमें पता है तो दोनों का जितने का पूछा है उसमें
देख लेंगे। तो मैं फर्स्ट का क्रय मूल्य निकालेंगे, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, 47 दिया हुआ है और 52 दिया हुआ है। आप समझते चले 47 52 और इंटू कितना करेंगे, परसेंट बता लेंगे 100, और पहले कितना करेंगे 12 यानी 32% का लाभ, तो कितना आ जाएगा 132। तो यहाँ से जो है वो क्रय मूल्य कितना निकल आएगा फर्स्ट वस्तु को, यहाँ से आप सॉल्व करें तो 3600 निकल के आ जाएगा। ठीक 3600 ये फर्स्ट वस्तु का है, यहाँ से फर्स्ट डाल देते हैं। अब सेकंड का निकालेंगे, इसी पर निकालेंगे, 47 52 दिया हुआ है, 47 52 और इंटू 100 करेंगे। आप समझते चलना स्टेप वही है। और पहले फिर कहा 28 की हानि, तो 28 की हानि तो कितना है 100 में से 28 होगा तो 72 आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जो आ जाएगा यहाँ से 6600 आ जाएगा। ठीक यहाँ से 6600 आ जाएगा। ठीक 2 जीरो हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। ये हमारे क्या है, ये क्रय मूल्य हमने निकाल लिए थे, ये दोनों के क्रय मूल्य है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से कुल क्रय मूल्य निकल आएगा। क्योंकि हमारा कुल सेलिंग प्राइस है और कुल क्रय मूल्य, तभी तो हम लाभ बताएंगे कितना परसेंट में पूछा जाए तो परसेंट में, संख्या में पूछा जाए तो संख्या में, तो क्या आएगा 10,200 आ जाएगा कुल लाभ, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 10,200। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि हमने कोई चीज 10,200 में खरीदी और उसका विक्रय मूल्य कितना है 9,504 है, तो आपको क्या लाभ हुआ कि हानि, यहीं से पता चलेगा। तो आपको यानी कि हानि हुई है दोस्तों। ठीक तो हानि कितने की हम यहाँ से घटा के देख सकते हैं। ठीक अगले पेज पर आपको घटा के बता देते हैं। ठीक आसानी से 10,200 में से 10,200 में से हम कितना घटाएंगे 9,504 को माइनस कर लेंगे। ठीक तो हमें पता चलेगा कितने की हानि हुई, तो कितनी है 696 की हमें हानि हुई है। अब परसेंट में बताने के लिए कितने की हानि, परसेंट हानि, परसेंट हानि यहाँ से लिखेंगे। ठीक परसेंट हानि कितने की हुई है। ठीक तो परसेंट हानि कितनी है 696 की हुई है। और हानि लाभ और हमेशा कितने पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। तो क्रय मूल्य हमने निकाला था 10,200 निकाल लिया था, परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। बस आपका आंसर आ गया 2 जीरो से 2 जीरो, 102 को इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.8% की हानि दोस्तों। ठीक एक ऑप्शन ऐसे ही देता है एग्जामिनर कि एक में कहेगा लाभ, तो काफी बच्चे लाभ पर टिक कर देंगे, वो बाहर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक तो आप अच्छे से देखिए टिक ही लगाना है दोस्तों। ठीक तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक अब प्रश्न नंबर है अगला 15 है, 100 रुपए प्रति किग्रा वाले शुद्ध घी और 50 रुपए प्रति किग्रा वाले वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेची जाती है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो इसमें सबसे पहले क्या पकड़ना है, परसेंट दिया हुआ इसी को पकड़ लेना है। तो हमारा यहाँ से औसत क्रय मूल्य निकल आएगा, किस पर निकल आएगा 100 पर। 100 इंटू कितना करेंगे 96 करेंगे, रुपए में कितना दिया हुआ 96 और कितना दिया 20% का लाभ, तो 120 करेंगे। तो यहाँ से काट लेंगे, कैसे काटेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक 12 से काटेंगे, 12 8 96, तो 80 यहाँ से आ जाएगा। ठीक कितना आ जाएगा 80, तो 80 रुपए यहाँ से औसत निकाल लिया हमने, औसत क्रय मूल्य यहाँ से 80 निकाल लिया है। लेकिन सवाल में पहले कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ, तो 100 लिख लेंगे। एक तरफ कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ, तो 50 लिख लेंगे। ठीक यहाँ पर 50 दिया हुआ, बीच में हम ये मिश्रण नियम से बनेगा क्योंकि सवाल ही मिश्रण नियम का, और हमने कितना निकाला है औसतन 80 निकाला है। अब आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 80 में से 50 को यहाँ से माइनस करेंगे ना बचेगा 3, 100 में से 80 को माइनस करेंगे 2, तो बस आपका आंसर ही 3:2। कुछ नहीं करना था, बस 3:2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब प्रश्न है अगला 16 नंबर का, एक आयताकार खेत की भुजा जो है 39 मीटर है और विकर्ण कितना दिया हुआ है 89 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, मान लो ये आयत है, यानी आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों। ठीक ये आयत हमने बना दिया है। ठीक तो इसमें विकर्ण दिया हुआ है, ये विकर्ण की लंबाई हमें कितनी है 89 सेंटीमीटर दी, यानी मीटर में दी है। और ये कोई भुजा है इसमें कितनी दी है 39 मीटर दी है। तो आपको क्या करना है, ये पाइथागोरस नहीं बन गई है दोस्तों। ठीक यहाँ से आपको ये कड़ पता करनी है दोस्तों। ये आधार तो हमें दिया हुआ है, ये कड़ दिया हुआ, लेकिन हमें लंब नहीं दिया हुआ, लंब भी हमें पता करना है। तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है और इसका वर्ग कर देना है बस, और जो आएगा उसमें से घटा देना है। तो 89 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। तो 89 का वर्ग यहाँ से कितना आ जाएगा 7,921 होता है। तो 7,921 इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, यानी कि 39 का वर्ग कितना होता है, 39 बार 1,521 होता है। तो 1,521 यहाँ से लेंगे, 1,521 इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगा। तो ये रूट में आएगा, जब आप वो सोल्व करते हैं तो ये रूट में आएगा। ये कितने का होता है आप जानते हैं, ये 80 का हो जाएगा, यानी 8 का होता है इसमें 2 जीरो, तो ये 80 का हो जाता है। अब आपको पता चले ये भुजा 80 आ गई। लेकिन आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, खेत का क्षेत्रफल, तो ये पूरा ये खेत ही है यहाँ से। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, L/B। तो हमें पता चल चुकी है, लंबाई भी पता चल चुकी है, चौड़ाई भी। तो क्या करना है 39 में कुछ नहीं करना है, 39 में 80 का मल्टीप्लाई करा देना है, 39 में 80 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 39 में 80 का जैसे ही मल्टीप्लाई कराएं तो 3120 जो है मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है 3120। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये इसका
राइट आंसर होगा दिस। उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर जो है अगला देख लेते हैं 17वां। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिससे डाले गए मतों का 64% प्राप्त हुआ, वह है 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? ये सबसे आसान प्रश्न है इस तरीके का, यानी इलेक्शन वाले प्रश्न का। तो किस तरह से आप सवालों को से 100% यानी कि उसमें से वोट पड़े, कितने पड़े थे? 100%। तो दो लोगों से यहाँ पर हम बांटेंगे, पहले को कितने बने? जब 64 इसको मिल गए तो 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो बचे हुए 36% इसको मिले हुए। तो यहाँ से हमारे हिसाब से इनका अंतर कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ। लेकिन सवाल में कहा है कि वह 252 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ, तो हमारे हिसाब से 28 हुआ। सवाल में कितना दिया हुआ है? 252 दिया हुआ। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 28 ये पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 9 बार कट रहा है। तो ठीक, क्योंकि 8 ने 72 पीछे 2 आ रहा है, आप इकाई अंक से भी देख सकते हैं। लेकिन हमें कुल वोटों की संख्या कितनी होने मानी थी? 100। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 का से मल्टीप्लाई कराने तो कितना आएगा? 900। 900 किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 18, ये काफी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला इसमें खुल रहा है। कैसे खुल रहा है? तो हम खोलेंगे ए माइनस बी और ए माइनस बी दोस्तों, ठीक। और ए क्यू बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का बी, यानी ए बी प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। प्लस का बी स्क्वायर और बटे में यही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। प्लस का बी स्क्वायर। आप यहाँ से मानेंगे ए बराबर, यहाँ से कितना मान के चलेंगे? ए बराबर सबसे पहले मान लेंगे दोस्तों, ठीक। ए बराबर 0.96 दिया हुआ ए बराबर, और बी बराबर हम इसमें कितना मान लेंगे? 0.1 मान लेंगे दोस्तों, ठीक। तो आपको क्या करना है, जब आपने फॉर्मूला खोला तो इससे ये कट जाएगा, कुछ नहीं करना। ए माइनस बी यानी इसमें से इसको घटाना ही तो है। तो जैसे ही इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 0.86। तो 0.86 जो है इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं उसमें आ गया होगा, क्योंकि अब इसमें फॉर्मूला बन रहा था और कुछ नहीं करना था। 19वां प्रश्न है, छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 10 मीटर बीमा के एक कमरे में रखा जाता है। तो इसमें क्या करना है? 10 का वर्ग कर देना है, 5 का वर्ग और 10 का वर्ग फिर कर देना है। तो 10 का वर्ग यहाँ से करेंगे, 10 का वर्ग प्लस फिर करेंगे, ठीक। 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कर देंगे प्लस फिर 10 का वर्ग करेंगे, ठीक। फिर 10 का वर्ग करेंगे। तो अंडर रूल में ये करते चले जाएं। तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है, प्लस लगाएंगे। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, फिर प्लस लगाएंगे। 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है, तो 100। तो अंडर रूल में ये लिखना पड़ेगा। तो 100 नहीं, 200 और 225, तो 225। तो ये रूल से जब बाहर आएगा ये कितने का होता है? 15 का होता है। तो 15 इसका राइट आंसर रहेगा। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो जी इसका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न है 20वां, लास्ट प्रश्न। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची, यदि उसने उसे उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपए में खरीदा था, तो 5% के लाभ पर पहली साइकिल को बेचा, तो कितना परसेंट लाभ और दूसरी साइकिल से होना चाहिए, ये पूछा हुआ है। तो ये बिल्कुल इस तरह का सवाल हम आपको एक पहले बता चुके हैं, क्योंकि उसमें कुल क्रय मूल्य दिया था। तो यहाँ से उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा जाता है, यानी इसमें क्रय मूल्य दिया, उन्हें सीपी दिया हुआ है। तो दो दिए हैं, पहले को 3500 में खरीदा, दूसरे को भी 3500। तो 3500 तो कुल यहाँ से कितना आ जाएगा? कुल क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा? 7000 हो जाएगा। तो कुल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 7000 रुपये आ जाएगा। तो एसपी निकालेंगे हम, सैलेंट तरह के निकालेंगे। पहले निकालेंगे, कितना दिया हुआ? 20%, यानी 5% के, पहला है 20% के कुल लाभ पर, तो पहला 20% पर निकालेंगे। तो 7000 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। 7000 इंटू 20%, तो कितना आ जाएगा? 120। 120 और बट्टे कितना करना पड़ेगा? 100 करना। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 12 सत्ते कितना आ जाएगा? 84। तो 8400 आ गया पहला, यानी एसपी, ठीक। 8400। फिर हम पहली साइकिल का एसपी निकालेंगे यहाँ से, ठीक। पहली साइकिल का एसपी तो कैसे निकालेंगे? ऐसे दिया हुआ 3500, 3500 इंटू कितना करें? 105, ठीक। तो 105 दिया हुआ, तो 105 ले लेंगे, क्योंकि इसमें 5% के लाभ का है। तो 105 और बटे कितना करना पड़ेगा? 100 करना। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो इसमें से इसकी गुणा करानी नहीं पड़ेगी दोस्तों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3675 आ जाएगा, ठीक। 3675 रुपये। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? दूसरे साइकिल का एसपी निकालना है। ये हमने पहले निकाला, आप दूसरे का निकालेंगे। तो देख लेते हैं अगले पेज पर, आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो दूसरे साइकिल का निकालेंगे, कितना हमने निकाल लिया था? 8400, ठीक। 8400 हमने पहले का निकाल लिया था। उसमें से हमें कितना हमने निकाला था? 3675 अभी निकाला था, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4725 आ जाएगा, ठीक। 4725 रुपये। लेकिन आपको परसेंट में बताना है, तो परसेंट में किस तरह से बताएंगे? इसमें से हमें निकाल देना है, ये जो 3500 है इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12
1225 आ जाएगा, 1225 रुपये। तो मैं परसेंट में बताना है, तो परसेंट लाभ कितना हुआ, 1225 का हुआ है, ठीक। 1225 का लाभ होने पिता होता किस पर है, क्रय मूल्य पर है। कितना था, 3500 था, और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो 2 जीरो 35 का ये पूरा पूरा इसमें चला है, 35 का वर्ग ही होता है 1250, यानी 1225। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो परसेंट पूछा हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 35% का इसमें लाभ हुआ। तो 35% किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न 20 के 20 प्रश्न बता दिए दोस्तों, आपको समझ में आ गए हो दोस्तों, ठीक। तो आज में RWA-GD कांस्टेबल 3 नवंबर को आई वीकली मॉक टेस्ट का हल दोस्तों, ठीक। मैथ में 20/20 करने का जादू भी बता दिया है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ में आपको ये भी बता देते हैं, जो हमने मॉक टेस्ट अभी दिया था लाइव देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे इसमें से कितने देख सकते हैं, 20 के 20 प्रश्न हमने बनाए थे, 20 के 20 प्रश्न करेक्ट है। तब तक इतने लोग ऐसे हमारी इतनी रैंक आई है दोस्तों, ठीक। मैथ में 40/40 स्कोर किया है दोस्तों, ठीक। 160 में से पूरा 20%, और एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया थी दोस्तों, ठीक। हमने कोई क्वेश्चन गलत नहीं किया है, 100% एक्यूरेसी आई है दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद यही करेंगे आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यानी वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक अपने पहुँचाएं दोस्तों, ठीक। आज एक बड़ा हौसला होना चाहिए दोस्तों, ठीक, आपके साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों, ठीक। आप इसके लिए इतना तो आप सीख ही लेते हैं दोस्तों, ठीक। आप थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो आप उसको सुधार सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।